हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8। टॉपिक हमारा है ट्राइबल्स, दिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ पोर्शन आपको ब्लैंक मिलेगा, वो फिल करना है। मैंने पहले से देखिए, आप देख सकते हैं ब्लू से मैंने फिल कर रखा है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें ए हमारा है द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज। ब्रिटिश जो थे उन्होंने ट्राइबल पीपल्स को किस रूप में डिस्क्राइब किया? वाइल्ड एंड सैवेज। उनका कहना था कि उन्होंने इन्हें डिस्क्राइब किया वाइल्ड एंड सैवेज, जंगली, बर्बर, निर्दयी, इस टाइप से वो उन्हें कहा करते थे। तो उन्होंने वाइल्ड एंड सैवेज के रूप में उन्हें डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी, द मेथड ऑफ शोइंग सीड्स इन जूम कल्टीवेशन इज नोन। सीड्स शोइंग मेथड जो था उसे जूम कल्टीवेशन में क्या कहा जाता था? उसे कहते थे ब्रॉडकास्टिंग। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या किया करते थे? ब्रॉडकास्टिंग। क्योंकि ये लोग क्या किया करते थे, जो पेड़ होते थे जिनकी वजह से जमीन लैंड पे धूप नहीं आ सकती थी, उसे उन्हें काट दिया कर देते थे। पहले तो ये हम जान लें, जूम कल्टीवेशन जो होता था वो छोटे छोटे पोर्शन में हुआ करता था। उनके लिए बहुत बड़े खेत नहीं होते थे, उसके लिए छोटे पोर्शन में, जंगल जो फॉरेस्ट होते थे वहाँ के छोटे छोटे पोर्शन में हुआ करता था। जो बड़े ट्रीज होते थे उन्हें काट दिया जाता था, और जो जमीन पे जिसकी वजह से धूप जो है वो आ सके, और जो लैंड होती थी वहाँ पर जो ग्रास होती थी उसे जला दिया जाता था। अब उसके जलने के बाद जो ऐश होती थी उसे पूरे जो जहां उन्हें खेती करनी होती थी वहां पर बिखेर दिया जाता था, और जो उसकी ऊपरी लेयर होती थी, लैंड की जो अपर लेयर होती थी, उसे खुरस देते थे वो लोग, और वहीं पे सीड्स को बिखेर दिया करते थे। बाकी जगहों पे जिस तरह खेती हुआ करती थी उस तरह से बाकायदा सीड्स को लगाया नहीं करते थे, वो सीड्स को बिखेर दिया करते थे, जिसकी वजह से जूम कल्टीवेशन सीड सोइंग मेथड जो था उसे कहते थे ब्रॉडकास्टिंग। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं सी। सी हमारा है द ट्राइबल चीफ्स गॉट टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स। सेंट्रल इंडिया के अंडर में ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स जो था उसके अंडर में जो ट्राइबल चीफ्स थे उन्हें लैंड दी गई, जिसकी वजह से वो उस पर खेती कर सकें और करवा सकें। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे लैंड के वे ओनर बन गए, तो उन्हें लैंड जो थी वो दी गई। सेंट्रल इंडिया में ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट के अंडर में जो ट्राइबल चीफ्स थे उन्हें लैंड दी गई, जो उन्हें भूस्वामी बना दिया गया, लैंड ओनर बना दिया गया, जिसकी वजह से उस पर खेती बाकायदा कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं डी। डी हमारा है ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द गैप, यहाँ आपको ब्लैंक है, ऑफ आसाम इन बिहार। तो जो ट्राइबल्स थे वो वर्क करने के लिए आसाम गए थे। किस वर्क के लिए गए थे? वो टी प्लांटेशन के लिए गए थे, जहाँ चाय के बागानों में वो काम करते थे। और आसाम और बिहार वो किस लिए गए थे? बिहार में वो उन्हें भेजा गया था कोल माइंस में काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे जहाँ पर आसाम किस लिए गए थे? वो ट्री प्लांटेशन में काम करने के लिए, और बिहार वो कोल माइंस में। तो ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम, अ कोल माइन इन बिहार। आसाम में वो टी प्लांटेशन में काम करने गए, और कोल माइन में वो बिहार में वो कोल माइन में काम करने गए। आई होप कि बच्चों आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर करना है। इसमें ए हमारा है जूम कल्टीवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड्स। जो जूम कल्टीवेटर्स थे वो खेतों को जोतते थे और बीजों को बोते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा होता है रॉन्ग, क्योंकि पहले के क्वेश्चन में भी हमने देखा और चैप्टर में भी हमने देखा, जो जूम कल्टीवेटर्स होते थे वो क्या क्या करते थे? वो जो लैंड की फर्स्ट लेयर होती थी उसे खुरस दिया करते थे, और वहीं पे सीड्स को बिखेर दिया करते थे, न कि वो खेतों को जोतने का और सीड्स को बोने का काम किया करते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स, जिसे हम शो करेंगे एफ से। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं बी। बी हमारा है कुकून्स वर बॉट फ्रॉम द संथाल्स एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज प्राइस। जो कुकून्स होता था उन्हें ट्रेडर संथाल से खरीदा करते थे और उन्हें 5 गुनी कीमतों पे बेच दिया करते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा है ट्रू, जिसे हम शो करेंगे टी से, क्योंकि जो कुकून्स होते हैं, जो मलबरी ट्रीज पे सिल्क वॉर्म्स रहते हैं, वो कुकून्स बनाते हैं। इन कुकून से सिल्क थ्रेड मिलता है, और सिल्क थ्रेड से सिल्क क्लोथ्स जो होते हैं वो बनते हैं।
तो ये जो कुकून से जो मलबेरी ट्रीज पे सिल्क वॉर्म्स बनाते हैं, इन्हें संथाल जो थे वो कलेक्ट किया करते थे और ट्रेडर्स उन्हें उनसे खरीदते थे करीब 1000 कुकून्स 3-4 रुपीज़ में 3-4 रुपीज़ में उनसे बाई किया करते थे और उसके बाद ट्रेडर्स जाके उन्हें उससे 5 गुनी कीमतों पे सेल कर दिया करते थे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट हम आते हैं सी हमारा है बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर्स टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स, गिव अप ड्रिंकिंग लिकर एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी। तो जो बिरसा थे उन्होंने अपने फॉलोअर्स से क्या कहा, उन्होंने अपने फॉलोअर्स से अपनी आत्मा की शुद्धि, अपनी शुद्धि मतलब अपने को अपनी साफ सफाई पे ध्यान रखने के लिए कहा, अपने को क्लीन रखने के लिए कहा। उसके अलावा लिकर या लिकर जैसी चीज़ों को टच करने से मना किया, उन्होंने बोला इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने जो लोग जादू टोने में विश्वास करते थे उन्हें जादू टोने में विश्वास ना करने को कहा, जादू टोने जैसी चीज़ों को मानने से रोका। तो बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर्स टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स, गिव अप ड्रिंकिंग लिकर एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे ट्रू, जिसे जो कि टी से शो होगा, क्योंकि बिरसा ने लोगों अपने फॉलोअर्स को ऐसा करने से मना किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं डी हमारा है द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वेज ऑफ लाइफ। ट्राइबल्स की जो लाइफ थी, जो उनका जीवन जीने का तरीका था, जो तो उसे ब्रिटिश जो है वो प्रिजर्व करना चाहते थे, उन्हें बचा के रखना चाहते थे। तो ये स्टेटमेंट होता है हमारा फॉल्स, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें जो ट्राइबल्स की लाइफ थी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना या फिर के जो वर्ड हैं उनका यूज़ किया है। तो इसे हम शो करेंगे एफ से, क्योंकि ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि वो उनके लाइफ को प्रिजर्व नहीं करना चाहते थे, वो उनकी लाइफ को चेंज करना चाहते थे। आई होप कि बच्चों आपको ये सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे, क्यों ट्रू हैं, कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं और क्यों वो ट्रू या फॉल्स हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर में शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को कौन सी प्रॉब्लम जो थी वो फेस करनी पड़ी। तो जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो पूरी तरह से कनेक्टेड थे, किससे, फॉरेस्ट से थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहते थे, वहीं से उनकी जीविका चलती थी, वहीं से उनके काम चलते थे, उनका जो फूड होता था वो वहीं से मिलता था, तो पूरी तरह से वो कनेक्टेड थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वहाँ के रूल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से चेंज कर देते हैं और फॉरेस्ट को वो स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं और कुछ फॉरेस्ट को वो रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर डिक्लेयर कर देते हैं, जहाँ से वो खुद जिस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग वो चाहते थे उस हिसाब से वहाँ से टिम्बर जो है वो प्रोड्यूस किया करते थे, टिम्बर वहाँ से वो लिया करते थे अपने लिए। और जो ट्राइबल्स थे जो हमेशा फॉरेस्ट में घूमा करते थे, वहीं से अपने फूड फ्रूट सब कलेक्ट किया करते थे, वहीं पे वो कल्टीवेशन किया करते थे, उन्हें वहाँ पर फ्रीली मूव करने के लिए मना कर दिया गया, वो वहाँ पर अब नहीं जा सकते थे। अब क्या होता, वो उन्हें वहाँ से फूड मिलता था वो भी बंद हो गया, वहाँ वो एनिमल हंटिंग करते थे वो भी उनकी बंद हो गई और वही उनकी जीविका का साधन था, वही उनका काम था, जो कि सारी चीज़ों पे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने रोक लगा दी नए रूल्स लाके, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो होती है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो ये दूसरी जगह मूव करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं और वहाँ पर वो अपने लिए काम और अपनी जीविका जो है वो खोजते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब हम आंसर। Tribal groups was directly connected to the forest, so changes in forest law had a considerable effect on tribal lives. जो फॉरेस्ट लॉ थे वो चेंज हुए, जिसकी वजह से ट्राइबल्स की जो लाइफ्स थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। उन्होंने पूरे फॉरेस्ट पर कंट्रोल कर लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि पूरे फॉरेस्ट पर कंट्रोल कर लिया और उसे स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, सो दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। कुछ को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया और वहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो टिम्बर जो था वो प्रोड्यूस किया करते थे। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली।
प्रैक्टिस ज़ूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट और हंटिंग एनिमल्स। इन सब चीज़ों के लिए वो लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल मना हो गया वहाँ पर। जो ट्राइबल्स थे सच में ऐसी सिचुएशन में जहाँ से उनका फूड मिलता था, जहाँ से उनका काम चलता था, जो उनका काम था, जहाँ से उनका कल्टीवेशन होता था, वो सारी चीज़ों पे रोक लग गई। तो इस सिचुएशन में वो कैसे रह सकते थे। Many were therefore forced to move to other areas in search of work and लाइवलीहुड, जिसकी वजह से वो वहां से मूव कर जाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। ट्राइबल चीफ्स के जो पावर थे वो अंडर कॉलोनियल रूल कैसे चेंज हो गए थे, चलिए देखते हैं। तो ट्राइबल चीफ जो होते थे उनका जो प्लेस था बहुत इंपॉर्टेंस था अपने लोगों के बीच में। लोग इनकी बातें मानते थे, लोग इनके कंट्रोल में रहते थे। जो लैंड थी या फॉरेस्ट थे, इन सभी पे इनके खुद के रूल्स चलते थे जिन्हें लोगों को मानना पड़ता था। इनके पास औरों से ज़्यादा लैंड होती थी, इनके पास औरों से ज़्यादा इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन हम देखते हैं कॉलोनियल रूल्स जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो काफ़ी चेंज इनकी लाइफ जो होती है, ट्राइबल चीफ की लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। इनके ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो छिन जाती है। इसके अलावा इन्हें ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करना पड़ता है। और जो इनकी पावर थी, पहले क्या था, पहले लोग इनके कंट्रोल में होते थे, इनकी बातें मानते थे। लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनकी जो पावर छिन जाती है और ये एक तरह से ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव बन के ट्राइबल ग्रुप से काम करवाते थे। तो इस तरह इनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी छिन जाती है और काफ़ी चेंज हो जाती है। और इन्हें क्या होता है, ट्रिब्यूट्स जो होते हैं वो पे करने पड़ते हैं ब्रिटिशर्स को। पहले क्या था, लोग इन्हें दिया करते थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे वो आके ट्राइबल चीफ को दिया करते थे, इनका काफ़ी सम्मान होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि चीज़ें एकदम बिल्कुल चेंज हो जाती है। इन्हें ट्रिब्यूट्स देने पड़ते हैं ब्रिटिशर्स को, इनकी पावर छिन जाती है। इन्हें बहुत सारे विलेज जो होते हैं वो दिए जाते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, लेकिन उस पे जो इनका अधिकार होता है, उस पे इनका जो कंट्रोल होता है वो अंडर ब्रिटिश रूल होता है। मतलब उनके ब्रिटिशर्स के कहने के अनुसार अकॉर्डिंग ही इन्हें काम करना होता है, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन जो होती है वो काफ़ी बुरी हो जाती है और फिर ये अपने ट्रेडिशनल वर्क को अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आइए हम आंसर देखते हैं। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर क्लस्टर ऑफ villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके द्वारा जो रूल्स थे, उनके जो लॉज थे वो इनको मानने पड़ रहे थे। पहले क्या था, पहले इनके खुद के रूल्स चलते थे। They also had to pay tribute to British and discipline the tribal groups on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional फंक्शन, जिसकी वजह से वो अपने ट्रेडिशनल वर्क को अपनाने के लिए मजबूर हो जाते। तो इनकी लाइफ जो थी वो काफ़ी चेंज हो जाती है ब्रिटिश रूल्स आने के बाद। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो छिन जाती है और जो इनकी इम्पोर्टेंस थी वो भी इस वजह से कम हो जाती है। क्योंकि अब ये खुद वर्क ना करके अब ये ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव होकर काम कर रहे थे, इसलिए इनकी पावर इनका जो रिस्पेक्ट वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो छिन जाती हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूज। जो ट्राइबल्स थे वो डिकूज से क्यों नाराज थे, वो डिकूज के अगेंस्ट क्यों थे। तो डिकूज कौन थे, डिकूज जो कि बाहर से आए हुए थे, बाहर से आया हुआ कोई भी जिसे कि जो ट्राइबल्स ग्रुप से उन्होंने उन्हें डिकूज से रिलेट किया, डिकूज से संबोधित किया है। तो उनसे वो क्यों एंगर थे, चलिए आइए देखते हैं। द फॉलोइंग रीजंस फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स विथ डिकूज। वो क्यों एंगर थे, उसके रीजंस ये हैं। फर्स्ट है द राइट्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स वर ग्रेटली रिड्यूस्ड। जो ट्राइबल चीफ थे पहले उनका जो पहले अधिकार थे, उनके जो पहले पावर्स थे वो बहुत ज़्यादा थी, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। लेकिन जब ये आ जाते हैं, डिकूज जब आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनके जो पावर्स थी, उनके राइट्स जो थे वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं। पहले क्या था, जो ट्राइबल चीफ थे उनके खुद के ही
नियम चलते थे, उनके खुद के रूल्स होते थे जो कि फॉरेस्ट और लैंड उन पे चलते थे। ट्राइबल ग्रुप्स उनकी बातें मानते थे, उनके अंडर में काम किया करते थे। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो जो डिकूज जो आ जाते हैं, इनसे क्या होता है, इनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो ट्राइबल चीफ होते हैं थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाती है, छिन जाती है और उन्हें ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करना पड़ता है। इनके इनके ये अपने डिसिप्लिन में तो लोगों को रखते थे, लेकिन अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश रूलर्स होते थे, उनके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनके इन्हें काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स थे वो काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि उनके जो ट्राइबल चीफ थे उनकी काफ़ी उनकी पावर्स जो थी वो रिड्यूस कर दी गई। नेक्स्ट हमारा है द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू। ब्रिटिशर्स जो थे वो एक रेगुलर रेवेन्यू चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया कि सर्वे कराया, जो लैंड थी उनका मेजरमेंट कराया और वो लैंड सभी के बीच में वो बांट दी गई, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई कल्टीवेशन के लिए, और उसके बाद उन्हें एक इसके बदले में ट्रिब्यूट जो था वो पे करना पड़ता था। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स। उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स से लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, दैट इज दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू द दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए उनसे फिक्स रेवेन्यू जो था वो उसकी डिमांड की, तो जिसे ये पे नहीं कर पाते थे। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो ट्राइबल्स थे वो डिकूज से नाराज़ हुए। द थर्ड है हमारा, द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर state property. Some forests were classified as reserved forest for they produced timber which the British wanted. क्या था, जो ट्राइबल्स थे वो उनका जो फूड होता था वो सारा वो कलेक्ट करते थे। कहाँ से? वो सारा कलेक्ट करते थे वो फॉरेस्ट से करते थे, क्योंकि फॉरेस्ट से वो पूरी तरह से कनेक्टेड थे। उनका जो वर्क होते थे, उनकी जो जीविका होती थी, उनका फूड होता था, हंटिंग होती थी, वो सारी चीज़ें फॉरेस्ट से ही होती थी। बट इस फॉरेस्ट पे उन्होंने पूरी तरह अपना कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर्स ने, और क्या किया था कि उसे स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, इसमें अब आप नहीं जा सकते हो। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें वहाँ से छिन गई। उसी में उनका कल्टीवेशन होता था फॉरेस्ट में, वो सारे जो इनके राइट्स थे वो सारे छिन गए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर डिक्लेयर कर दिया था, कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे, जहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से टिम्बर प्रोड्यूस किया करते थे। बट वहाँ पर ट्राइबल्स के लिए पूरी तरह से रोक थी, उनका कोई मूवमेंट वहाँ नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई। अब उनका जो फूड था, उनका कल्टीवेशन था, ये सारा कुछ वहाँ नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे अपने काम और अपनी जीविका को खोजने के लिए चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो कि उनकी नाराज़गी का कारण थी, जिसकी वजह से वो डिकूज के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट है हमारा, ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज। कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में देखा गया कि उस टाइम में जो ट्राइबल्स थे, जो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज थे उन्हें चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से ट्राइबल्स को बहुत परेशानी हो रही थी। इस वजह से उन्होंने उनके बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया, और उसके अलावा दे रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस, द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। क्या होता है कि जब ये रेबेल कर देते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि इन्हें बहुत रेवेन्यू भी पे करना पड़ता था, इनकी चीज़ें भी छिन गई थी, इसके लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। उसके अलावा मनी लेंडर्स जो थे उनके खिलाफ भी, क्योंकि ये उन्हें एक ज़्यादा इंटरेस्ट पे उन्हें लोन दिया करते थे, जिसे वो पे नहीं कर पाते थे। इस वजह से भी वो इन डिकूज से
नाराज थे। उसके अलावा हम देखते हैं जो ट्रेडर्स जो थे बहुत सारे इन डिकूज के पास आते थे, इनसे कम कीमतों में सामान खरीदते थे और उससे 5 गुना कीमतों में जाकर आगे सेल कर दिया करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नाराज थे क्योंकि सारा प्रॉफिट जो था वो ये ट्रेडर्स जो थे वो ले जा रहे थे और इन्हें कोई प्रॉफिट जो ट्राइबल्स थे नहीं हो रहा था। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो ट्राइबल्स थे वो डिकूज से नाराज थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिकूज से ट्राइबल्स की नाराजगी का रीजन क्या था। यही सारे रीजन थे कि उनके जो चीफ थे उनकी पावर छिन जाती है, फॉरेस्ट पे उनका अधिकार छिन जाता है, जहां वो कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग करते थे, फूड कलेक्ट करते थे, वो सारी चीज़ें वो छिन जाता है। उसके अलावा मनी लेंडर्स थे, इनके खिलाफ वो विद्रोह कर देते हैं, ट्रेडर्स के खिलाफ वो विद्रोह कर देते हैं, इन्हें रेवेन्यू पे करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें वो नहीं पे कर पाते। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने इन्हें विद्रोह करने पर मजबूर किया और इन्होंने डिकूज के अगेंस्ट रेबल कर दिया। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा व्हाट वाज बिरसा's विजन ऑफ अ गोल्डन एज, व्हाट डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, व्हाट वाज बिरसा's विजन ऑफ अ गोल्डन एज, गोल्डन एज का बिरसा का जो विजन था वो क्या था। सेकेंड पार्ट हमारा है कि व्हाट डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन, आपकी सोच में, आपकी राय में बिरसा का जो ये विजन था वो इतना अपीलिंग क्यों था। तो आइए देखते हैं अब हम इसका आंसर। फर्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि बिरसा का जो विजन था गोल्डन एज का वो क्या था। बिरसा का गोल्डन एज के अकॉर्डिंग जो मुंडास थे वो पहले उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी, तो वो चाहते थे कि जो मुंडास थे वो अपनी पहले की लाइफ की तरह अभी भी रहे, जिसमें वो एम्बैंकमेंट्स जो थे वो बनाया करते थे, जो उनकी वो प्रैक्टिस थे कि किस लिए, अपनी अर्निंग के लिए, और उनकी अर्निंग जो थी वो आती थी एग्रीकल्चर से। वो खेती किया करते थे, एक जगह पर टिक कर रहा करते थे, ऑनेस्ट थे और एक दूसरे को मारा नहीं करते थे। मीन्स जो उनके ब्रीदर थे या उनके रिलेटिव्स थे उन्हें वो मारते नहीं थे, वो पेड़ों को लगाया करते थे, बागों को लगाया करते थे। तो इस तरह का उनका गोल्डन एज का विजन था कि जो कि पहले मुंडास, उनका कहना था मुंडास पहले इस तरह से रहते थे, वही सतयुग उनको फिर से लाना होगा। तो आइए देखते हैं। He talked of a golden age in the past, a सतयुग, when मुंडास lived a good life। उनका मानना था कि जो सतयुग उनका था तो उस टाइम में मुंडास जो थे वो एक अच्छा जीवन बिताते थे। कंस्ट्रक्टेड embankments, tapped natural springs, plant trees and orchards, practice cultivation to earn their living। वो प्रैक्टिस थे, कल्टिवेशन करते थे अपनी अर्निंग के लिए। they did not kill their brethren and relatives, अपने रिलेटिव्स और ब्रेदरन को मारा नहीं करते थे। they lived honest, वो ईमानदारी का जीवन बिताया करते थे, ईमानदार रहा करते थे। बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन, बिरसा चाहते थे कि जो लोग हैं दोबारा से काम करें और एक जगह पर टिक कर रहे हैं, अपना वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड्स, अपने दोबारा से वो अपनी लैंड्स पर काम करें। सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स, अपनी वो एक जगह पर टिक कर रहे हैं और वो अपनी जो लैंड है वहाँ पर खेती करें। ऐसा बिरसा का गोल्डन एज का विजन था। और आपकी राय में ये इतना अपीलिंग क्यों है बच्चों, इसे आप अपने से समझ के लिखिएगा। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों अपीलिंग था। जो मुंडास की लाइफ थी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, और कल्टीवेशन में भी उनका इंटरेस्ट नहीं रह गया था, मतलब उस तरह से वो कल्टीवेशन नहीं करते थे, उनकी अर्निंग का कोई जरिया नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें हुआ करती थी। तो वो इतना अपीलिंग इसलिए था क्योंकि लोग एक जगह टिक कर रहने लगेंगे, अच्छे से खेती करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, एक दूसरे को मारेंगे नहीं, जिससे उनकी जो लाइफ है वो एक अच्छी लाइफ होगी। तो ये था बिरसा का गोल्डन एज का विजन। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनका विजन जो था वो इतना अपीलिंग क्यों था, जिसकी वजह से मुंडास जो थे उनकी लाइफ जो थी वो अच्छी होती अगर वो इसे फॉलो करते। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।